Welcome to all of you guys. This is Kailash Sharma and you are watching online platform of Kalp Career Institute. और आज हम अपनी हेल्थ क्लास के एनसीईआरटी को आगे बढ़ाते हुए अपना नेक्स्ट चैप्टर यानी थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ से मिलने वाला है। ऐसा डेटा मिलने वाला है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हेल्थ क्लास के एनसीईआरटी में गिवन होगा। आप देखेंगे कि इस तरह की जानकारी हमने सोची भी नहीं थी कि यहाँ भी हो सकती है। और फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम पजल्ड हो जाते हैं कि ये कहाँ से आया है या फिर टफ आया है, पजल कर देने वाला है, घुमाने वाला है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ से सीधा सीधा सिंपल पूछ लिया जाता है। जो लास्ट डेट का एग्जाम हुआ था फरवरी 2023 के अंदर, 25 फरवरी 2023 के अंदर मैथ साइंस का मैंने एग्जाम दिया था। उसमें मैंने देखा था कि काफी क्वेश्चन जो है एज इट इज पुट होते हैं, बट हम यहाँ से इसको एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ते नहीं तो हम बाद में सोचते हैं कि कहाँ से आ गया। इसके अलावा भी जो अदर इन्फॉर्मेशन है उनको टॉपिक वाइज हम करेंगे। जो संस्कृत शिक्षा विभाग की ऑलमोस्ट सामान्य शिक्षा की और इन दोनों की जो सिलेबस है वो सेम रहता है, तो हम उसको भी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज करेंगे हम। बट अभी जो मोस्ट है अपने लिए मस्ट है कि एनसीईआरटी तो हमें करनी ही करनी है, तो मैं उस एनसीईआरटी को आपको करवा रहा हूँ। जितनी भी इंपॉर्टेंट डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो आपको मैं राइट डाउन करवाता जा रहा हूँ ताकि आप यहाँ से ना चूको। अगर आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम कैलाश शर्मा है और प्रीवियस में मैं रिट में सिलेक्टेड हूँ। काफी लंबा टाइम हो गया मेरे को पढ़ाते हुए, 13-14 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए। तो इतने सालों के बाद जो मेरे को अनुभव मिला है, जो जिस मेथड से पढ़ के हम इजीली सक्सेस अचीव कर सकते हैं, अगर आपको भी प्रॉपर मेंटोरशिप, प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप रावत सर में हमारे इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो रावत सर में है, कल्प कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से। जो हमारा चैनल है उसी के नाम से है एज इट इज। और यहाँ माहेश्वरी धर्मशाला, उसके बगल में गली नंबर 27 है। उस गली नंबर 27 में आपको इंस्टीट्यूट दिखाई दे जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है हमारा 78 520 70 976। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। सुनील सर के मार्गदर्शन में स्थापित ये जो इंस्टीट्यूट है, ये आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है आपकी सक्सेस के लिए। चलिए दोस्तों, लेसन को स्टार्ट करते हैं। आप पेन और रजिस्टर लेके बैठेगा ताकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप राइट डाउन कर सकें और मेरे साथ साथ रिवाइज भी करना है ताकि विद इन क्लास आपको चीजें याद हो सके। ये ही तरीके हैं कुछ तो। चलिए दोस्तों, फर्स्ट लेसन में हमारे पास यहाँ जो जानकारी दे रखी है वो है, क्या जानकारी है वो है, कोयला और पेट्रोलियम हमारा लेसन है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो नष्ट ना हो, अक्षय क्षय का उल्टा जो डिके ना हो। सूर्य का प्रकाश, वायु रेगुलर चलने वाले हैं, समाप्त हो सकने वाले प्राकृतिक गैस, वन वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि आदि है। प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिनसे हमें कुछ जो प्रकृति से हमें मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास काफी बढ़िया जानकारी गिवन है। कोयला स्टार्ट होता है यहाँ से। क्या स्टार्ट होता है? कोयला। कोयला क्या कहता है दोस्तों? कोयला मिलता कहाँ से है, इस बारे में सारी बात हम करेंगे यहाँ पे। कोयले की कहानी। कोयला जो है, कोयला थल से संबंधित है। किससे? थल से। जो थल पे जीव थे, यानी जो वनस्पतियां थी। क्या थी? वनस्पति थी, यानी पेड़ पौधे। कौन है? पेड़ पौधे। ये हलचल के कारण धरती पे दब गए नीचे। इसके नीचे क्या आ गई? ऊपर मिट्टी आ गई। क्या आ गई? मिट्टी आ गई। मिट्टी आने से क्या रहा? प्रेशर बढ़ता रहा। नीचे जाने से टेम्परेचर भी बढ़ता रहा और वायु की अनुपस्थिति रही। तो ये वनस्पति जो है, मृत वनस्पति, ये धीरे धीरे किसे बदल गई? कोयले में। किसे बदल गई? कोयले में बदल गई। इस प्रक्रम को कहते हैं कार्बनीकरण। क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। और कोयले में मोस्टली होता क्या है? कोयले में मोस्टली कार्बन ही होता है। क्या होता है? कार्बन। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कार्बनीकरण। कार्बनीकरण जो है वो पेट्रोल से, कोयले से संबंधित है, ना कि पेट्रोल से संबंधित। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। किससे संबंधित है ये? पेट्रोल से संबंधित है, ना कि सॉरी, कोयले से संबंधित है, ना कि पेट्रोल से। कार्बनीकरण कहते हैं। अच्छा, जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? जीवाश्म ईंधन वो ईंधन है जो जीवों के अंश से बने हैं। तो एक तरह के जीवों के अंश से बना है कोयला।
वनस्पति से, तो ये जीवाश्म ईंधन है। गैस भी, धरती से निकलने वाली प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन में शामिल है। और उपले पुसले गोबर का जिकाबे हुए आगे बोला छाना, छाना उपले, ये भी को क्या है, ये भी जीवाश्म ईंधन ही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस पेज पे हमारे लिए और कोई जानकारी नहीं है, प्राकृतिक हम कर चुके हैं। विद्युत उत्पन्न कैसे करते हैं कि कोयला जो है उसको जलाया जाता है तो वो हीट पैदा करता है, हीट पैदा करने से क्या होगा, पानी गर्म करवाया जाएगा, पानी गर्म करेंगे उसकी भाप को टरबाइन पे डालेंगे, टरबाइन के साथ डायनेमो की सॉफ्ट जुड़ी होती है, डायनेमो की सॉफ्ट घूमेगी और डायनेमो की सॉफ्ट घूमने से डायनेमो विद्युत ऊर्जा को बनाएगा। कोयले के खान आपके सामने दिए है, कोयले की खान आप खुद देख लेना, कोयले की खान से हमें यहाँ कोई चित्र का कोई प्रश्न नहीं आने वाला। प्रक्रमण, प्रक्रमण यानी कि प्रोसेसिंग, प्रक्रमण यानी कि प्रोसेसिंग, प्रक्रमण यानी कि क्या होती है, प्रोसेसिंग बोलते हैं इसको। क्या मतलब है प्रक्रमण का, प्रोसेसिंग। अच्छा, कोयले को जलाते हैं तो कोयला कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ये आपको भली भांति मालूम होगा। अब कोयले की प्रोसेसिंग करते हैं तो सबसे पहला हमारे पास उत्पाद है कोक। कोक जो है कोयले की प्रोसेसिंग से प्राप्त उत्पाद है। ये क्या है, कठोर सैरंध्र काला पदार्थ है। सैरंध्र यानी कि इसकी नेचर जो होती है वो भंगुर प्रकृति की होती है। और ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में। यानी धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है कि धातु जिस एसक में प्राप्त होता है, एसक की फॉर्म में, उससे शुद्ध धातु प्राप्त करने के बीच की सारी प्रोसेस धातुओं का निष्कर्षण होता है। यानी अयस्क से लेकर शुद्ध धातु, क्या शुद्ध धातु प्राप्त करनी है तो ये प्रक्रम जो है इसे क्या कहेंगे, निष्कर्षण कहेंगे। क्या कहेंगे, निष्कर्षण कहेंगे बीच में सारे प्रक्रम को। अच्छा, इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, इस्पात यानी लोहा, लोहे के औद्योगिक निर्माण में कैसे काम में आती है ये, अपचायक के तौर पर, वात्या भट्टी के अंदर अपचायक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कोक का। किसके तौर पर, अपचायक के तौर पर। और किसमें, वात्या भट्टी में, किसमें, वात्या भट्टी में, देख लेना आप। ठीक है, उसके बाद कोलतार, कोलतार क्या होता है, अच्छा कोक कार्बन का शुद्ध रूप है भाई, कोक कार्बन का एकदम शुद्ध रूप है। कोयले की प्रोसेसिंग से कोक प्राप्त होता है, ध्यान रखना। कोलतार कैसे प्राप्त होता है, जब कोयले को आप गर्म करते हैं, कोयले को आप गर्म करते हैं, कोयले को गर्म करते हैं लेकिन किसमें, वायु की अनुपस्थिति में, किसमें, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें कोलतार प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कोलतार। अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव, दो सौ पदार्थों का मिश्रण होता है और वास्तव में बहुत सारे कंपाउंड इसमें मिलते हैं, बहुत सारे कंपाउंड हमारे काम के, जैसे कि देखो संश्लेषित रंग, औषधि विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, फोटोग्राफी सामग्री वगैरह वगैरह। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नेफ्थलीन की गोलियां भी इसी से प्राप्त की जाती है। जिस नेफ्थलीन गोलियों को हम रखते हैं वस्त्रों वगैरह में ताकि मौत कीट वगैरह, मौत कीट का एक नाम है, आप इसे समझ सकते हैं, वो पास ना आए उसके, तो ये नेफ्थलीन की गोलियां भी यही किससे, कोलतार से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, कोलतार से प्राप्त होती है। अच्छा, कोलतार का निर्माण पहले सड़क, कोलतार का उपयोग पहले सड़क निर्माण के लिए भी किया जाता था, लेकिन अब कोलतार की जगह एक बिटुमेन नाम का कंपाउंड है जो कि पेट्रोल रसायन है, यानी पेट्रोल जो पेट्रोलियम है उससे प्राप्त किया जाता है, कोयले से प्राप्त नहीं किया जाता। बिटुमेन, बिटुमेन अलग है। एक होता है बिटुमिन, क्या होता है, बिटुमिन, क्या होता है, बिटुमिन या बिटुमिन्स, बिटुमिन्स भी बोला जाता है। एक होता है एंथ्रेसाइट, क्या होता है, एंथ्रेसाइट। एक होता है लिग्नाइट, एक क्या होता है, लिग्नाइट। और एक होता है पीट। ये चारों कोयले के प्रकार है, कार्बन की उपस्थिति के आधार पर, कार्बन कितना उपस्थित है इसमें, कम ज्यादा, उसके आधार पर ये सारे अलग अलग कार्बन, पीट में सबसे कम, लिग्नाइट में उससे ज्यादा, बिटुमिन में और ज्यादा, एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कार्बन की प्रतिशत मात्रा। लेकिन सड़क निर्माण के लिए ये जो बिटुमेन लिखा है ना, ये बिटुमेन पेट्रोल रसायन है। ये बिटुमेन क्या है, पेट्रोल रसायन, यानी पेट्रोलियम से प्राप्त होगा, इसको ध्यान रखना। कोयला गैस, कोयला गैस जब कोक बनाते हैं तो उस टाइम हमें कोयला गैस मिलती है और इसका उपयोग जो है पहले तो न्यूयॉर्क जैसे शहरों के अंदर रोशनी के लिए किया जाता था, उष्मा के लिए किया जाता है। कोयला गैस बस आपको ये ध्यान रखनी है, कोयला गैस कोक से, कोक के बनाते समय प्राप्त होती है। कोक आ गया, कोयले से कोक बनता है और कोक जो है इस्पात वगैरह में उपयोग होता है, इस्पात वगैरह, मध्य भट्टी वगैरह में वहां अपचायक के तौर पर उपयोग होता है, कार्बन का ऑलमोस्ट शुद्ध रूप है। अच्छा, उसके बाद कोलतार, कार्बन, कोयले को अगर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाए तो कोलतार बनता है। बहुत सारे कंपाउंड्स का मिक्सचर है, बहुत सारे कंपाउंड इससे मिलते हैं, नेफ्थलीन गोलियां इससे मिलती है, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, बिटुमेन हो गया। चलिए दोस्तों, ये पेज अपना कंप्लीट, पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ आ गया पेट्रोलियम, क्या है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे प्राप्त होता है, पेट्रोलियम जो है
वो मोस्टली कहानी है समुद्र की। कहाँ की कहानी है? समुद्र की। समुद्र में क्या होता है कि पहले के टाइम के अंदर समुद्र में क्या हुआ कि पहले टाइम के अंदर जो जीव है वो मरते चले गए और कहाँ चले गए? तल में। कहाँ चले गए? तल में। तल में मिट्टी की परत इनके ऊपर आती गई और मिट्टी की परत आने से क्या होता गया? टेम्परेचर बढ़ता गया, प्रेशर भी बढ़ता गया और साथ में क्या थी? एयर भी उपस्थित नहीं थी। तो इन तीनों परिस्थितियों के कारण ये जो जीव है, ये जो मृत जीव है, ये किसमें बदल गए? पेट्रोलियम में बदल गए। किसमें बदल गए? पेट्रोलियम में। किसमें बदल गए? पेट्रोलियम में बदल गए। ठीक है, ये धरती से निकाला जाता है। पेट्रोलियम का नाम कहाँ से है? पेट्रा चट्टान को बोलते हैं, ओलियम तेल से बोलते हैं, तो यहाँ से आया है। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति उच्च ताप और उच्च दाब में पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गया। नीचे यहाँ दिखा रखा है, उसकी बात हम कर लेंगे। यहाँ जो बात की 1859 में न्यूयॉर्क में था, सॉरी पेंसिल्वेनिया में था, उसके बाद असम में किया गया 1867 के अंदर, 10 से 1 साल के बाद, लगभग 8 साल बाद। और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, इस तरह की जानकारी से क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको बता दें, केवल सामान्य जानकारी है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ इसने कहा है कि ये जो है ये ऊपर क्यों मिल रहा है? तेल और गैस ऊपर क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हमें तेरा मालूम है कि जो जल है वो तेल से भारी होता है, तो जल नीचे रहेगा और तेल कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। इस वजह से छोटा लेसन है बट इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा है। कोक कोलतार इनमें पजल होना ही होना है। कोक कोई कोयला मानती है जलता, कोलतार कोई पेट्रोल से निकलता मानती है, तो प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, पेट्रोलियम जो होता है उसको अगर आप गर्म करें, प्रभाजी आसवन जो 9वीं क्लास के अंदर जानकारी आती है, प्रभाजी आसवन, आसवन आसवन विधि। आसवन विधि क्या होती है कि जैसे कि कोई दो कंपोनेंट मिक्स हो रखे हैं, ए प्लस बी, और दोनों का जो है बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो जब इनको हीट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा और वो सारा बाहर निकल जाएगा, दूसरा पीछे रह जाएगा। इस तरह इनको अलग अलग करते हैं। प्रभाजी आसवन कहते हैं कि जब बॉइलिंग पॉइंट में काफी कम डिफरेंस हो, तब हम बीच में क्या करते हैं उस मेथड के अंदर, हम बीच में कुछ इस तरह की प्रभाजी आसवन बता रहा हूँ, छोटे लेवल पर कांच की गोलियां लगा दी। अब अगर जैसे कि ए और बी है, ऐसे दो कंपोनेंट है जिनको मिलाया गया है, उनको अलग अलग करना है, और एक का मान लिया कि 75 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है, दूसरे का 80 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है। तो अब क्या होगा, जब हम हीट करना स्टार्ट करेंगे तो अब टेम्परेचर जो पूरी तरह कंट्रोल नहीं रहता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो मान लिया टेम्परेचर कितना हो गया, 82 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो दोनों ही निकलेंगे और भी दोनों ही बाहर निकलेंगे। अभी जब दोनों बाहर निकलेंगे तो दोनों क्या करेंगे, इसको हिट करेंगे, इन गोलियों को हिट करेंगे। जैसे ही हिट करेंगे तो अपनी खुद की एनर्जी, कुछ एनर्जी इन गोलियों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बी वाला जो है, ये इसका टेम्परेचर 82 है, इसने कुछ हीट दे दी तो इसका टेम्परेचर आ गया 78 के पास आ गया मान लो। तो ये तो वापस क्या हो गया, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 80 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट था, तो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ लिक्विड में कन्वर्ट होकर वापस नीचे गिरना लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला जो है, ए वाला, ये भी अपनी हीट दे इसको, लेकिन हीट देगा तो इसके बाद 82 से अगर इसका 78 डिग्री आया टेम्परेचर हो गया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो 75 था, तो ये तो इजीली बाहर निकल जाएगा। तो प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कुछ बीच में फ्रैक्शंस कर दिए गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये चीजें सक्सेस होती है। तो प्रभाजी आसवन या आसवन विधि के द्वारा इस पेट्रोलियम के अलग अलग घटकों को अलग अलग करना परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिष्करण। और इसे हम सामान्यतः क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम परिष्करणी में अलग किया जाता है। अच्छा, पेट्रोल से यहाँ से जितने भी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग जो कंपाउंड हमें मिल रहे हैं, इन्हें हम सभी को एक साथ क्या बोलेंगे? पेट्रो रसायन। क्या बोलेंगे इनको हम? पेट्रो रसायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेट्रो रसायन बोलेंगे। चलिए दोस्तों, अच्छा, यहाँ हमें जो गैस दिखी थी, हमने देखा था कि तेल ऊपर है, उसके ऊपर गैस भी है। ये जो गैस सीधी हमें मिल रही है, गैस दो तरह की गैस आ चुकी है। पहला कोयला गैस थी, जो किस समय मिलती है? कोक निर्माण के समय। कोक निर्माण के समय कोयला गैस मिलती है। लेकिन ये जो गैस है, इसको आप प्राकृतिक गैस नाम दे रहे हैं। ये धरती से सीधी निकलती है, धरती से सीधी निकल रही है। ठीक है, और इसी प्राकृतिक गैस को जब हम कंप्रेस कर देते हैं, संपीड़ित कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी, यानी सीएनजी। तो सीएनजी सीधी निकलती है। अगर सीएनजी के इसके कंस्टिट्यूएंट्स पूछ ले, इसका कंपोजिशन पूछ ले, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? आपको एल्केन का मिक्सचर मिलता है, लाइक प्रोपेन, लाइक ब्यूटेन, लाइक आइसोब्यूटेन। इस तरह के आपको देखने को मिलते हैं। आइसोब्यूटेन लिखा है वो, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। प्रदूषण कम है इसका। ठीक है,
अच्छा, पेट्रोलियम के संगठक। अच्छा, ये जो है देखो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस ये किससे, एलपीजी कहां से मिलती है, पेट्रोल से मिलती है। पेट्रोल को जब एक टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो यहाँ से एलपीजी अलग होती है। पेट्रोल इसका घटक है। मिट्टी का तेल भी इससे मिलती है, डीजल भी इससे मिलता है, स्नेक तेल भी इससे मिलता है, पैराफिन मोम भी इससे मिलता है, बिटुमेन, बिटुमेन अभी हमने बात की थी, एक तरह का पेट्रोल रसायन, ये सारे पेट्रोल रसायन बोले जाते हैं इनको। और पेंट सड़क निर्माण में इसका उपयोग होता है। ये बिटुमेन कोयला नहीं है, बिटुमेन जो है वो पेट्रोल रसायन है, पेट्रोलियम के परिश्रण के टाइम से अलग होने वाला मटेरियल है। और ये जो है इसको सड़क निर्माण में इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि अच्छी तरह से पकड़ बना लेता है, और कंपाउंड इसके साथ ऐड करेंगे तो बहुत अच्छी पकड़ बना लेता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। पहले कोल तार का उपयोग किया जाता था। मिट्टी का तेल का उपयोग स्टोव, लैंप, जेट वायु के लिए ईंधन के लिए किया जाता है। तो आपने मिट्टी का तेल, अब तो कई पीढ़ी ने मिट्टी का तेल देखा भी नहीं होगा, जैन जी ने तो देखा भी नहीं होगा। और ये जो हमने देखा है, अब तो मार्केट से गायब ही हो गया। जब इसकी उपयोगिता को ढंग से मालूम चला तो उसके बाद ये मार्केट से गायब ही हो गया। केरोसिन तो अब देखने को भी नहीं मिलता, सूंघने को भी नहीं मिलता, ये कहानी है। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है, दरअसल प्रकृति से हमें ये प्राप्त होते हैं, कोयला प्रकृति से हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन सौर ऊर्जा तो असीमित है, ये सीमित है। इसका उपयोग हमें सीमित ही करना चाहिए। अगर हम ज्यादा यूज करेंगे इसका तो खत्म हो जाने एक दिन। चलिए दोस्तों, प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायन उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में भी किया जाता है, वगैरह वगैरह। ये जो है गोदावरी डेल्टा कहाँ पाया जाता है, ये हमारे जिक्के में चला जाता है। इस वजह से हम इसको यहाँ नहीं कर रहे, ये नहीं, यहाँ नहीं आएगा, अपने क्वेश्चन में आएगा, साइंस में नहीं है। कुछ भी नहीं है इस पेज पे। आप जेली लेके आएंगे, यानी जो वेस्लिन लेके आएंगे, आप देखेंगे कि उस पे लिखा आता है पेट्रोलियम जेली। वो किस में से बना है, पेट्रोलियम का एक उत्पाद है, पेट्रोल रसायन है एक तरह का। चलिए दोस्तों, अपना लेसन हो चुका है। इस लेसन में कोई खास ज्यादा जानकारी नहीं आई, लेकिन जो आई रियल में कमाल की आई। कोयला, कोक, कोलतार, बिटुमेन और पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पाद, गैस, सीएनजी, कोयला गैस, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आया ना, बिटुमेन का क्वेश्चन दे दिया, कोक का क्वेश्चन दे दिया, कोलतार का क्वेश्चन दे दिया, यकीन मानो नेपथलीन की गोलियां किससे प्राप्त होती है, तो लोग पेट्रोलियम से करके आएंगे, ना कि कोलतार से। क्योंकि जेली जो है वो जो वेस्टलिन लेके आते हैं वो पेट्रोलियम का उत्पाद है, जबकि नेपथलीन की गोलियां जो है वो किसका उत्पाद है, कोलतार में से प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, लेसन इजी था। लेसन सारे इजी हैं, आप लोग आसानी से समझ पाएंगे, लेकिन मैं तो बस आपको वो जानकारी दे रहा हूँ जो आप यहाँ से कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप फटाफट में यहाँ से निकाल देंगे। तो आपको वो 4-5 लाइनें में लिख लेनी है और बार बार इनको रिवीजन करना है, ताकि एनसीईआरटी मेन एग्जाम से पहले आपको एनसीईआरटी की चिंता ना करनी पड़े। आपको पूरे सिलेबस को हम इस तरह करवाएंगे कि आपको कुछ भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आपका आपकी सफलता ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है दोस्तों। चलिए, चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।